प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया मूर्ति का अनावरण। जनसभा को सीएम धामी ने किया संबोधित। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन लगातार जारी। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बड़ा बयान, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से गूंज रहा है देश। खटीमा तुषार हत्याकांड में बड़ा एक्शन, पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी हुआ घायल, जहां फरार साथियों की तलाश हुई और भी तेज। मसूरी में पटरी व्यापारियों के विस्थापन का मामला आया सामने, प्रशासनिक कार्रवाई से सियासी रंग लिया, व्यापारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हरिद्वार में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला, हरिद्वार की गलियों में घूमता हुआ दिखाई दिया जंगली हाथी, इलाकों में हाथियों के घुसने का सिलसिला लगातार जारी। और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जो आज हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। आपको बता दें कि 11 बजे का वो समय होगा जब हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे। तो बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं और यह हरिद्वार का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 11 बजे का समय होगा जब हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य भी इस दौरान निपटाएंगे। तो निश्चित तौर पर हरिद्वार जब जाएंगे तो लगभग सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, महज अंतिम और जो फाइनल टच है वो यहां पर तैयारियों को लेकर दिया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी का, जब 11 बजे का वो समय होगा जहां पर दशेश्वर मंदिर भी जाएंगे, महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे बाबा के, और उसके बाद जो भी शासकीय कार्य हैं उसे आपको बता दें कि कैंप कार्यालय में सीएम धामी की तरफ से निपटाए जाएंगे। तो बड़ी खबर, जहां हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, दशेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आला अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगभग सभी तैयारी पूरी हो चुकी है, महज इंतजार किया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी का जब वो वहां पर पहुंचेंगे और इस दौरान 11 बजे दशेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, बाबा का आशीर्वाद लेंगे, प्रदेश की सुख शांति की कामना करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय जहां पर सीएम धामी की उपस्थिति रहेगी और सभी जो शासकीय काम है, जो भी ऑफिशियल यहां पर काम है, उन सभी कामों को आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में ही निपटाएंगे। तो बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर है और उनका यह हरिद्वार का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दीपिका मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। दीपिका, चूंकि देखिए हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये भी बताइएगा कि कौन कौन से वो प्रमुख कार्यक्रम है जहां पर सीएम धामी की उपस्थिति आज देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जो है बीते दिनों सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे और देर रात में वहां से लौटे हैं और ठीक सुबह होते ही वो हरिद्वार, यानी कि आज जो है वो हरिद्वार के दौरे पर निकलेंगे। लगभग 11 बजे के आसपास जो है वो हरिद्वार रवाना होंगे, हरिद्वार पहुंचेंगे। वहाँ पर दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जब भी कोई ऐसा कोई शुभ घड़ी आती है या हम कहेंगे कि कांवड़ यात्रा होती है तो लाखों करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो जल लेने के लिए, जल चढ़ाने के लिए दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो है वहां पर पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत प्रसिद्ध ये मंदिर है जिसमें आज मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, पूजा अर्चना करने वाले हैं, क्योंकि देखिए आज सोमवार का दिन भी है और ऐसे में इस शुभ दिन पर जो है मुख्यमंत्री वहां पूजा अर्चना करेंगे। वहीं इसके बाद लगभग 1 बजे के आसपास वो अपने जो कैंप कार्यालय है सीएम आवास वहां पहुंचेंगे और वहां से जो शासकीय कार्य है वो निपटाएंगे। वहीं ठीक इसके बाद शाम को एक निजी कार्यक्रम रहने वाला है, उसमें प्रतिभाग करने वाले, राजपुर रोड झारखंड में ये कार्यक्रम रहने वाला है जिसमें वो प्रतिभाग करेंगे, जिसमें राज्य के विकास के बारे में जो है चर्चा की जाएगी। वहीं इसके बाद लगभग 5:15 पर एक बार फिर से जो है मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे और वहां जाकर मुख्यमंत्री जो है एक बार फिर से जो शासकीय कार्य है वो निपटाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर ये सीधे तौर पर माना जा रहा है कि दौरा उनका बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि माघ मेले की भी शुरुआत होने वाली है, उसके बाद यहाँ पर अर्थ कुंभ की भी तैयारियों का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर हरिद्वार हरि की नगरी में तेज हो जाएगा। क्या उसको लेकर भी किसी तरह के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं आज सीएम धामी के दौरे के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में जो है हम सभी जानते हैं कि कुंभ होने वाला है, जिसको लेकर के बीते दिनों मुख्यमंत्री जो हरिद्वार गए थे और उन्होंने वहां पर अधिकारियों की बैठक ली थी। खासतौर पर शासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसकी पुख्ता तैयारी जो है की जाए। वहीं एक बार फिर से आज मुख्यमंत्री जो हरिद्वार दौरे पर जा रहे हैं, तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि सीएम धामी जो तमाम वहां अधिकारी रहेंगे शासन और प्रशासन की, निश्चित तौर पर इन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत हो सकती है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका दीपिका।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पर राज्य की बीजेपी सरकार को चेतावनी अब दे दी है। दरअसल कांग्रेस का यह कहना है कि अगर समुदाय विशेष के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए तब वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी एसआईआर के नाम पर विपक्ष के वोट काटने की साजिश रच रही है। बीजेपी ने जवाब दिया है कि कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया पर धमकी देने पर उतर आई है, मगर बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी फर्जी मतदाता को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। कांग्रेस अगर धर्म विशेष के लोगों के वोट से चुनाव जीतने का ख्वाब देख रही है तब वो पूरा नहीं होगा। वहीं रविवार को ही दिल्ली में वोट चोर गदी छोड़ रैली भी हुई थी। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि बीजेपी ने अगर समुदाय विशेष के वोट साजिशन काटे तो कांग्रेस किसी को नहीं छोड़ेगी। ये जरूर है कि अगर विशेष वोटर पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया ईमानदारी और पारदर्शिता से हुई है तब कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। अगर समुदाय विशेष के एक भी पात्र वोटर का नाम साजिश के तहत काटा गया तो कांग्रेस विरोध करेगी। गोदियाल ने कहा कि उनकी पार्टी एसआईआर का विरोध नहीं करती। उन्हें बस यही डर है कि कहीं केंद्र और भाजपा सरकारें चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी की साजिश न रच दे। कांग्रेस पूरी प्रक्रिया का अलग से बारीकी से निगरानी करेगी। जनवरी 2026 तक पार्टी प्रत्येक बूथ पर एक बीएलए नियुक्त करते हुए उनकी सूची निर्वाचन आयोग को भी सौंपेगी। इसको लेकर सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। एसआईआर के बाद हम इस बात पर नजर रखेंगे कि किन लोगों को टारगेट करके वोट काटे गए, किन लोगों के वोट जोड़े गए। अगर गलत होगा तो निश्चित रूप में उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। पर सवाल ये है, एसआईआर का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। एसआईआर हो इस मकसद से हो कि वोटर लिस्ट प्योर हो, वास्तविक रूप में हो। वोटर लिस्ट इस प्रकार की न हो कि जो किसी राजनीतिक पार्टी को अगर ऐसी मंशा जाहिर होगी तो उसका विरोध किया जाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस को माकूल जवाब दिया। बीजेपी ने पूछा है कि अभी बिहार के चुनाव में कांग्रेस और विपक्षी दल इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में गए थे। उन्हें मुंह की खानी पड़ी क्योंकि जनता जानती है कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं की जा रही। केवल उन्हीं के नाम कट रहे हैं जो या तो इस दुनिया में नहीं है, जिनके 2 जगह पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, या जो स्थायी रूप से शहर छोड़ चुके हैं। फिर ये भी है कि जिन लोगों के नाम गलती से कट जाते हैं उन्हें चुनाव आयोग 1 महीना सबूत देने के लिए कहता है। अगर सबूत सही पाया जाता है तो नाम जुड़ जाता है। कांग्रेस जबरन मुद्दा बनाकर देश को भ्रम में नहीं डाल सकती। चुनाव आयोग हमेशा अपने वोटर लिस्ट को दिखाता है, उसको पब्लिश करता है, सार्वजनिक स्थानों पर रखता है और कहता है कि आम आदमी आकर अपनी वोटर लिस्ट चेक कर सकता है। कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के मेरे मित्रों को पता नहीं क्या परेशानी है कि एक धर्म विशेष उनके पता नहीं क्यों आड़े आता है, एक समुदाय विशेष की बात हो हमेशा क्यों इस हर बात पर, चाहे एसआईआर की बात हो, चाहे अतिक्रमण की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, उनको वही चीज दिखाई देती है, दूसरा नहीं दिखाई देता। लेकिन मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एसआईआर में कहीं गलत नहीं हो रहा है। खुली किताब है, कोई भी आकर अपना वोट जुड़वा सकता है। अगर उसको दिखता है यहाँ कहीं गलत हो रहा है तो उसको कटवा सकता है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले राजनीतिक दल विपक्षी को चित करने के लिए मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकारों पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। देखना है कि इसका असर आखिर धरातल पर कितना देखने को मिलता है। दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर। अब खबर देहरादून से है, जहां पर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन विकसित उत्तराखंड 2047 विषय पर गहन मंथन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने उत्तराखंड के 25 सालों की विकास यात्रा, उपलब्धि और चुनौतियों पर विचार साझा किए। मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा है कि वर्तमान दौर में जनसंचार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से ही अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी संवाद संभव होगा। देश के 25 जगहों पर आपके चैप्टर्स हैं और खुशी इस बात की है कि देहरादून चैप्टर ने इतना सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, जहां हमने अपने PSUs को अवार्ड भी किया है।
पब्लिक रिलेशन, कम्युनिकेशन हम सब जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय में, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो, कम्युनिकेशन किस तरह से हो, इसका आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी चीज़ें को सच्चाई से कहें, क्रेडिबिलिटी के साथ कहें, तो वो बातें आगे तक अपने आप ही चलती हैं, उसमें फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पीआर इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। किस तरह से हम अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ सामाजिक जो हमारे बहुत सी जिम्मेदारियां हैं उनको हम किस तरह से निभा सकते हैं, किस तरह से उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो लास्ट में खड़ा हुआ है उस तक आपको पहुंचना है। योजनाओं को लेकर है, हमारे पास अनगिनत योजनाएं हैं, क्या हम अपना स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम उस आखिरी व्यक्ति तक पहुँच पा रहे हैं, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। इस कॉन्फ्रेंस में आज जो थीम रखी गई है बेसिकली वो उत्तराखंड केंद्रित है और पिछले 25 वर्षों में हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है, 2047 तक विकसित उत्तराखंड बनाने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, उसी पर अलग अलग सेक्टर्स के लोगों का विचार विमर्श यहाँ हो रहा है। और जाहिर सी बात है सभी लोग अनुभवी हैं, तो कुछ ना कुछ उनके जो अनुभव आएंगे, जो उनके विचार आएंगे, वो हम लोग उस पर भी विचार करेंगे कि उसको कैसे हम शासन की नीति का अंग बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही 2047 तक उत्तराखंड हमारा विकसित कैसे होगा उसका रोड मैप नियोजन विभाग को बनाने के निर्देश दिए हैं और सभी विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। उसमें ईयर वाइज टारगेट फिक्स किया जाना है कि हम 1 साल में क्या अचीव करेंगे, 5 साल में क्या अचीव करेंगे और 2047 तक हम कैसे इसको विकसित उत्तराखंड बनाएं, उसका पूरा एक रोड मैप बन रहा है। अब खबर डोईवाला से है, जहां पर बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस के खास अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा डोईवाला से ऋषिकेश घाट तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सनातन धर्म प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान देशभक्ति और सनातन संस्कृति से जुड़ी आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि सनातनियों के शौर्य, पराक्रम और एकता को प्रदर्शित करने का शुभ अवसर है, जिसे प्रतिवर्ष परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। स्टेशन से और त्रिवेणी घाट पर इसका विश्राम होगा। पूरे मार्ग में जैसे सीधा मार्ग है उसी मार्ग से ये यात्रा निकलेगी। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले यह यात्रा शौर्य के रूप में बच्चों में अपनी सनातन संस्कृति और अपनी लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद जितने हैं इनका भी विरोध करते हुए शक्ति प्रदर्शन करना होता है। और हर वर्ष 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और 1984 में बजरंग दल की स्थापना हुई। और शौर्य दिवस इसलिए मनाया जाता है इसमें क्योंकि जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था उस दिन गीता जयंती थी। तो भगवान के कर्म के अवतार श्री कृष्ण के रूप में इसको शौर्य, शक्ति, सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये बजरंग दल के हमारे 3 सूत्र हैं। मैं यही कहूंगी कि शौर्य यात्रा बहुत जरूरी है। आज का जो हमारे भारत की जो स्थिति है, परिस्थितियां जो खराब हुई है, इसके लिए हमारे हिंदुओं का, हमारे सनातनों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। और ये शौर्य यात्रा एक तरीके से हमारे बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक संकल्प है। संकल्प के रूप में हम इस यात्रा को देख रहे हैं कि आगे भी जो ये लव जिहाद और लैंड जिहाद जो हमारे यहाँ इस समय पर बहुत चल रहा है और खासकर उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा, इस समय हमको रोज हर दूसरे तीसरे दिन हमें बेटियां दिखती है कि आज इसके साथ ये हुआ है, आज ये हुआ है। वही बात अगली खबर की, जहां आबकारी विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद शराब की ओवर रेटिंग का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ताजा मामला डोईवाला के भानियावाला स्थित एक वाइन शॉप का है, जहां पर खुलेआम तय कीमत से अधिक दाम वसूले जा रहे हैं। अब आरोप ये लगा है कि हाफ और क्वार्टर पर 10 रुपए जबकि बोतलों पर 15 से 20 रुपए अतिरिक्त लिए जा रहे हैं। शराब उपभोक्ताओं का कहना है कि शिकायतों के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं भानेवाला तिराहे पे ना एक रम की बोतल लेने आया था जिसका रेट 340 रुपए है, लेकिन इन लोगों ने मेरे से 350 रुपए काटे। ये उस शराब की बोतल का बिल है HDFC बैंक के यहाँ से काटा गया जो, और ये बोतल है। मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, आबकारी विभाग से और सख्त कार्रवाई हो ताकि ये लोग ओवर रेटिंग ना करें। ना जाने मेरे जैसे कितने लोगों से दिन के लाखों हजार रुपए कमाते हैं।
वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदान किया है, जहां डॉक्टर राजेश कुमार ने टेलीमेडिसिन और एयर एम्बुलेंस सेवाओं के माध्यम से राज्य की स्वास्थ्य तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सम्मान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को समर्पित किया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर राजेश कुमार को सम्मानित यहां पर किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी उपस्थित है और आपको बता दें निशंक पोखरियाल की भी उपस्थिति रही और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर आर राजेश कुमार की जो भूमिका है वो प्रदेश के स्वास्थ्य की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। यानी कि डॉक्टर आर राजेश कुमार की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और उसी के चलते जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों में वो काफी ज्यादा बेहतर है, जिसके चलते उनको सम्मानित किया गया। और ये तस्वीरें भी आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब ये बहुत बड़ा सम्मान डॉक्टर निशंक पोखरियाल और ऋतु खंडूड़ी की तरफ से दिया गया। अब बात करेंगे चंपावत की, जहां जिले के लोहाघाट में सूखी घास ले जा रहे ट्रक में बिजली के पोल से निकली चिंगारी से आग लग गई। आपको बता दें कि ट्रक चालक ने समझदारी का परिचय दिया और इस दौरान ट्रक को आबादी वाले क्षेत्र से दूर खड़ा कर दिया और फायर ब्रिगेड को सूचना भी इस दौरान दी गई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और फायर कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में लगी आग पर काबू पा लिया और एक बड़ी दुर्घटना को होने से बचा लिया। सर, जैसा अभी पता चल रहा है कि ये पिकअप रोड से सीधे से डीवी कॉलेज की तरफ को जा रही थी। शायद रास्ते में बिजली के द्वारा शॉर्ट सर्किट या बिजली के तारों को टच होने से इसने इस पिकअप ने आगजनी का रूप धारण किया। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इनकी घास तो लगभग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुई गई है। ये जानो माल का नुकसान नहीं हुआ और हमारे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और हमारे लोकल के जितने भी पब्लिक सबने सहयोग करके इस आग पर नियंत्रण पाया। यहाँ पर लगभग 2:15 बजे की बात है। 100 बार के द्वारा सूचना दी गई थी कि कॉलेज रोड पे एक गाड़ी पे आग लग गई है जिसमें घास लदा हुआ है। तो सूचना मिलते ही फायर स्टेशन लोहाघाट से 2 गाड़ियाँ घटनास्थल के लिए प्रस्थान की और देखा तो आग बहुत ज़्यादा गाड़ी घास पे लगी हुई थी और उसमें गाड़ी को भी खतरा था कि गाड़ी की भी जलने की संभावना थी। तो फायर टीम द्वारा पहले जो गाड़ी की ओर आग बढ़ रही थी उसको बुझाने का प्रयास किया गया। उसको रोकने के बाद हमारे द्वारा घास को गाड़ी से नीचे गिरा करके और पानी से दोनों गाड़ियों से हमने उसको पंपिंग के माध्यम से आग को बुझा दिया। आग पर काबू पा लिया गया है। अब जो बची हुई आग है उसको बुझाने का कार्य जारी है। स्पार्किंग हुई बताते हैं संजय चौबे जी के मकान के पास और यहाँ आते आते ये आग पकड़ ली और इसमें काफ़ी नुकसान हो गया है। बेचारे का गरीब आदमी है, मजदूर आदमी, उसका है ये घास राजेंद्र कापड़ी जी का है हमारे चौड़ी राय में और काफ़ी नुकसान हुआ है और जैसे तैसे मिल करके सबने गाड़ी को तो बचा लिया है, लेकिन घास का बड़ा नुकसान हुआ है। शॉर्ट मान के देखा है लोगों ने, पीछे से जो मोटरसाइकिल में आ रहे थे उन्होंने देखा है कि बिजली की आपदा से ये दुर्घटना हुई है और इसे उचित मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब आदमी है, इसके लिए मदद होनी चाहिए। ये राजेंद्र कापड़ी, पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त कापड़ी चौड़ी राय निवेदन कर रहे हैं कि ये पशुपालन करके जैसे तैसे रोजगार करते हैं और इनको इतनी बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है और गरीब आदमी जैसे तैसे करके घास मंगाया था और घास में ये आग लग गई। बात करेंगे हरिद्वार की, जो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब इसके बाद नई जिम्मेदारी पाने वाले पदाधिकारियों के समर्थक उत्साहित नजर आए हैं। जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए गए अभिनव चौहान पर जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं ने अभिनव चौहान का स्वागत किया और उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी। सर्वप्रथम तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और जिले संगठन का बहुत बहुत आभार और प्रतीत करता हूं और सभी जनप्रतिनिधि हमारे जिले हरिद्वार के जिन्होंने मेरे पर भरोसा जताया, खासकर हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी, संगठन महामंत्री माननीय अजय जी, हमारे प्रभारी अनिल गोयल जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेंदोली जी, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और
टनकपुर में डीएम मनीष कुमार ने पूर्णागिरी धाम में निर्माणाधीन रोपवे परियोजना का निरीक्षण कर कार्य प्रगति की समीक्षा की है, जहां महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर ने जिलाधिकारी को रोपवे के तकनीकी पहलुओं और प्रगति की जानकारी दी। अब इसको लेकर प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि रोपवे की कुल लंबाई 950 मीटर है, जिसमें कुल 2 ट्रॉलियां संचालित होंगी और हर ट्रॉली में एक बार में 65 श्रद्धालु सवार हो सकेंगे। साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को सड़क सुधारीकरण के लिए कई विकल्पों पर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां रामनगर हल्द्वानी मोटरमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कालाझुंगी थाना क्षेत्र के धमोला इलाके में एक पैसेंजर बस और ट्रक के कार के बीच में जोरदार टक्कर हो गई। बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा पलटी, जहां हादसे में 6 से 7 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि कई अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं। जो है वो धमोला के पास में अनियंत्रित होकर जो है पास में खेत में गिर गई थी। इसमें कुछ यात्री यहाँ पर घायल होकर 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया था और उसके बाद जो है 8 जो इंजर्ड थे वो कालाढूंगी स्थित CSC पे लाए गए, जिनमें से जो है 5 लोगों को प्राइमरी एड देने के बाद उनको रिलीव कर दिया गया। 3 लोगों को जो है वो STH के लिए रेफर कर दिया गया। अब खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 17 दिसंबर 2025 से प्रदेश में 45 दिनों तक जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान में न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय कैंप लगाकर आम जनमानस को राज्य और केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध भी कराया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड में SIR लागू होने से पहले बीजेपी अब राज्य से बाहर रहकर काम कर रहे उत्तराखंड के नागरिकों को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों से उनके पैतृक गांव में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की अपील करेगी। इसके लिए पार्टी ने मेरी गणना मेरा गांव अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल, देखिए रिवर्स पलायन की ओर सरकार काम कर रही है और पुष्कर सिंह धामी जी ने हमेशा पलायन पर जाने वाले लोगों को अपने प्रदेश में बुलाने के लिए जिस तरीके से नई नई स्कीम चलाने का काम किया है, तो ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। जो हमारे लोग बाहर गए हैं वो यहाँ इस प्रदेश में वापस आए, रिवर्स करें, ताकि हमारे प्रदेश का जो पलायन है उसको रोकने का काम सरकार भी करे और वो जनमानस भी करे। जो यहाँ से किसी रोजगार की तलाश में कहीं बाहर गए हैं तो वो अपने प्रदेश को यहाँ पहुँचे। तो मेरी गणना में मेरा गाँव जिस तरीके से हमारी एक स्कीम चल रही है, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक होगा। जो हमारा पलायन है उसको रोकने में ये कारगर साबित होगा। अब खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने सिख समुदाय को लेकर दिए गए अपने बयान पर एक बार फिर से सफाई दे दी है। दरअसल उनकी तरफ से कहना है कि उन्होंने सोच समझकर कोई टिप्पणी नहीं की है। साथ ही आपको बता दें कि और गलती से कुछ शब्द निकल गए थे, ऐसा हरक सिंह रावत की तरफ से कहा गया। हरक सिंह रावत ने यह भी बताया कि इस विषय पर उन्होंने तत्काल माफी भी मांगी और गुरुद्वारे जाकर खेद भी प्रकट किया। कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उस समय मेरे को जो है, मैं तो दिल्ली में मीटिंग में था, मैं तो उठा भी नहीं पा रहा था फोन। बाद में मुझे जो हमारे सामने दीप्ति भारद्वाज रहती है उसका फोन आया मेरे को, उसकी कई कॉल आ रखी थी कि भाई साहब ये इस तरह आए थे। तो मैंने मुख्यमंत्री से बात की है कि भाई ऐसे किसी को जब एक चीज पर टॉपिक छू गया, हालांकि मेरी मनसा आप मेरा शब्द देखोगे तो कोई एक शब्द मैंने गलत नहीं बोला। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार ने तुषार हत्याकांड के आरोपी हाशिम का पूरा हिसाब किताब चुकता कर दिया है और इस बाकी आपको बता दें कि आरोपियों का नंबर है। हमलावर हाशिम के हाफ एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में खुशी की लहर है। खटीमा में तुषार का मर्डर, हाशिम का हाफ एनकाउंटर, कातिलों की बढ़ी टेंशन, धामी का बुलडोजर एक्शन। ये दो तस्वीरें पहाड़ पर पाप के अंत की गवाही दे रही है। ये तस्दीक कर रही है कि अपराधियों पर अब धामी सरकार ऐसे ही कहर बनकर टूटेगी। जी हां, खटीमा में तुषार की हत्या के मामले में आरोपी हाशिम का हाफ एनकाउंटर किया गया। खटीमा पुलिस की सख्त कार्रवाई के दौरान हाशिम के पैर में गोली लगी। इसके बाद झनकट चौकी क्षेत्रों से उसकी गिरफ्तारी की गई।
इसके बाद खटीमा में रविवार को बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई। इससे पहले उधम सिंह नगर के खटीमा में एक तुषार की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा काटा। गुस्साए लोगों ने हमलावर। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।